स्वागत है संजीव गुंजन क्लासेस में। मैं गुंजन सर आप लोगों के बीच क्लास 12 बायोलॉजी का चैप्टर 9 खाद्य उत्पादन में वृद्धि की कार्यनीति के विषय में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को लेकर उपस्थित हूँ। यह आपका चैप्टर 9वां है, 9th चैप्टर से यह प्रश्न है, जिस प्रश्न के बारे में आज हम लोग विश्लेषण करेंगे। सबसे पहले हम जाने खाद्य उत्पादन में वृद्धि की कार्यनीति, अर्थात सभ्यता के प्रारंभ से ही मनुष्य ने जब भोजन के रूप में अनाज एवं अन्य वस्तु का संग्रह करना आरंभ किया, उससे पहले शिकार पर निर्भर था और इस तरह से धीरे धीरे उत्पादन के क्षेत्र में वृद्धि किया। मानव सभ्यता के विकास में भोजन के लिए, आहार श्रृंखला के लिए अनेक उत्पादन की अलग अलग वांछित लक्षणों के आधार पर और उपलब्धता के आधार पर खाद्य उत्पादन में वृद्धि किए। आदि मानव जो थे पहले शिकार किया करते थे और शिकार करके ही अपना जीवन यापन करते थे। तो इस तरह से आज हम लोग देखते हैं क्लास 12 का चैप्टर 9 खाद्य उत्पादन में वृद्धि की कार्यनीति से संबंधित प्रश्नों को, जहाँ पर हम लोग पहला प्रश्न देखते हैं कि आज से लगभग कितने वर्ष पूर्व गेहूं, धान, गन्ने आदि की फसल उगाई जाती थी। यानी आज से कितना वर्ष पूर्व गेहूं, जो गेहूं अनाज के रूप में लोग खाते हैं, धान है और गन्ना की फसल की उगाई जाती थी। तो इसका आंसर हो जाएगा 5000 वर्ष पूर्व। तो करेक्ट आंसर इसका ए हो जाएगा। 5000 वर्ष पूर्व से मनुष्य गेहूं, धान और गन्ने की फसल को उगाने का कार्य आरंभ कर दिया। प्रश्न नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। रुक्षांश की अधिकता होती है। रुक्षांश की अधिकता जो होती है ना, जो रुक्षांश होते हैं उसमें घास, भूसा और चारा में होता है। सबसे अधिक जो होते हैं रुक्षांश पाई जाती है घास में, भूसा में और चारा में, तो इसमें इसकी अधिकता अधिक पाई जाती है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 की तरफ। कृत्रिम तरीके से उन्नत नस्ल के वीर्य एकत्रित करना कहलाता है वीर्य परिरक्षण। कृत्रिम तरीका से उन्नत नस्ल उत्पादन के लिए जो वीर्य एकत्रित किए जाते हैं, यानी कि जो सीमेन एकत्रित किए जाते हैं आर्टिफिशियल तरीके से फर्टिलाइजेशन करने के लिए, उस प्रक्रिया को कहते हैं वीर्य परिरक्षण। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, वीर्य परिरक्षण। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। देखते हैं चौथा प्रश्न। शहद का निर्माण करती है। शहद यानी कि मधु, जो मध हम लोग खाने के रूप में इस्तेमाल करते हैं, तो इसका निर्माण कौन करती है। तो इसका इस्तेमाल कार्यकर्ता या सेवक मधुमक्खी जो होती है वही मध का कार्य करती है, मध का निर्माण करती है। जैसे एक जो मध का पूरा छत्ता जो होता है उसमें एक रानी मक्खी होती है, उसके बाद उसमें कार्यकर्ता होते हैं और इस तरह से मेल मक्खी होती है और इस तरह से यह मध का एक जगह संग्रह करते हैं। तो इसमें शहद का निर्माण जो मुख्य रूप से करता है उसे कार्यकर्ता या सेवक मधुमक्खी कहते हैं। जो उसमें कार्यकर्ता होते हैं, वर्कर जिसको कहा जाता है, वही शहद का निर्माण करता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 5 क्या कर रहा है। निम्नलिखित में कौन मुर्गियों की बीमारी नहीं है। मुर्गी में पाई जाने वाली जो बीमारी होती है उसमें रानीखेत मुर्गी में बीमारी पाई जाती है, हैजा भी मुर्गी में होती है और बर्ड फ्लू का संबंध मुर्गियों की बीमारी से होता है। लेकिन स्मट जो है ना, ये मुर्गी की बीमारी नहीं होती है। स्मट मुर्गियों की बीमारी नहीं पाई जाती है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 6 देखते हैं कि मेहसाना किसकी प्रजाति है। मेहसाना जो है ना, एक उन्नत नस्ल की भैंस की प्रजाति है जिसे मेहसाना कहा जाता है। यह संकर नस्ल से हाइब्रिड बनाया गया है, जो भैंस की एक उन्नत प्रजाति है जो अधिक दुधारू होता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 7 को देखते हैं। निम्नलिखित में से निम्न में से कौन सा अधिकतम पोषक है। यानी कि जितने भी अनाज दिए गए हैं इस अनाज में अधिकतम पोषक तत्व किसमें पाया जाता है। तो पहला दिया गेहूं, मक्का, बाजरा और चावल। तो बाजरा में अधिक पोषक तत्व पाया जाता है, जैसे कि वैसे सीरियल्स या अनाज जो मोटे अनाज होते हैं उसमें अधिकतम पोषक तत्व पाया जाता है। जैसे मक्का हो गया, गेहूं, चावल, ये सब। तो इस सभी में ज़्यादा मोटा अनाज बाजरा होता है, जिस कारण से बाजरा में अधिक पोषक तत्व पाए जाते हैं, पोषक पाया जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 8 का रहा है। नॉर्मन बोरलॉग हरित क्रांति के जनक कहलाते हैं। नॉर्मन बोरलॉग जो है ना, हरित क्रांति के जनक कहलाते हैं। उन्होंने किसकी नई किस्म उत्पन्न की थी। तो हरित क्रांति का संबंध गेहूं उत्पादन से है और जैसा कि अभी हम लोगों ने देखा कि नॉर्मन बोरलॉग जो थे हरित क्रांति के जनक थे, तो उन्होंने नई किस्म के उत्पादन के लिए किसके लिए किए थे, तो वो गेहूं के लिए किए थे। इसका राइट आंसर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 9 क्या कर रहा है कि निम्न में से कौन एकल कोशिका प्रोटीन है। कौन सा है निम्न में से कौन एकल कोशिका प्रोटीन है। तो स्पाइरुलिना जो होते हैं वह भी एकल कोशिका प्रोटीन होता है। इसके बाद सिनेडेस्मस
भी एकल कोशिका प्रोटीन होता है और क्लोरेला भी होता है। इस तरह से इनमें से सभी, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा कि इनमें से सभी होते हैं एकल कोशिका प्रोटीन। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 10 क्या कह रहा है कि विश्व की सबसे अच्छी दुधारू नस्ल है। विश्व की बात की जा रही है कि विश्व की सबसे अच्छी दुधारू यानी कि दूध उत्पादन करने वाले जंतुओं का सबसे अच्छा नस्ल कौन सा है, तो उसको बोलते हैं होल्टेन फ्रीजियन। यह गाय की नस्ल है और यह होल्टमैन फ्रीजियन 40 से 50 लीटर तक दूध देती है। विश्व की सबसे अच्छी दुधारू नस्ल में इसका नाम आता है होल्स्टैन फ्रीजियन। होल्स्टैन फ्रीजियन जो होता है दुधारू नस्ल की सबसे अच्छी नस्ल है, जो विश्व की अच्छी नस्ल आती है, तो इसको याद रखेंगे। और इस तरह से 11वां प्रश्न में पढ़ते हैं। प्रत्येक पादप कोशिका से पूर्ण पौधा बन सकता है, इस गुण को कहते हैं। प्रत्येक पादप कोशिका जो होता है ना, यानी पौधा से जो नया प्लांट बनता है वह हूबहू अपने पेरेंट प्लांट की तरह ही होते हैं, जिस कारण इसको क्लोन कहा जाता है। यानी कि एक पौधा में जो गुण आता है ना, वो हूबहू अपने पेरेंट्स की तरह होते हैं, जिस कारण से इस तरह के पौधों को क्लोनिंग कहते हैं। जैसे और सब जीव जंतुओं में उनके बच्चे एग्जैक्ट अपने पेरेंट्स की तरह नहीं दिखते हैं, तो उन्हें क्लोन नहीं कहते हैं, उन्हें ऑफस्प्रिंग या उनका जो संतति संतान कहा जाता है, जिसमें डीएनए आनुवंशिक गुणों का ट्रांसफर होता है। लेकिन पादप कोशिका जो होता है ना, प्लांट सेल जो हो गए, उसमें पौधा बनाने की क्षमता जो होती है वो हूबहू अपने पेरेंट्स की तरह दिखते हैं, जिस कारण इसको कहा जाता है क्लोनिंग। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, क्लोन। ये सारे प्रश्न जो है आपका बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा पूछा जाता है और ये सभी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लास 12 का जो एग्जामिनेशन होता है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है यह। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 12वां प्रश्न है, किससे कृत्रिम बीज का निर्माण किया जाता है। कृत्रिम बीज जो है ना, आर्टिफिशियल जो सीड्स बनाया जाता है, मनुष्य के द्वारा जो बीज बनाया जाता है उसे कृत्रिम बीज कहा जाता है। इसका कायिक भ्रूण से बनाया जाता है, कायिक भ्रूण द्वारा कृत्रिम बीज बनाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। और अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें इसमें। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए। यदि आप चैनल पर नए हैं तो अभी हम लोग ऑब्जेक्टिव देख रहे हैं, इसके बाद सब्जेक्टिव भी आएगा 1 by 1। इसके साथ ही आपको मैं बता दूं कि जनरल कंपटीशन के बैच के लिए भी मैंने एक वीडियो बना रहा हूँ, जिसमें आप सभी को किसी भी तरह कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को फाइट आउट करने के लिए वहाँ से आपको कुछ गाइडलाइन मिलेंगी, जहाँ से आप अच्छा से तैयारी कर सकें और इस तरह से आप अपने जीवन में सफल हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आगे बढ़ते हैं हम लोग कि इसमें कायिक भ्रूण हो गया जिससे कृत्रिम बीज बनाया जाता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नांकित में कल्याण सोना किसकी किस्म है। कल्याण सोना एक किस्म है, देखिए नाम है यह कल्याण सोना, एक किसकी किस्म है, तो एक गेहूं की किस्म है जो अच्छा पैदावार करने के लिए गेहूं का किस्म है, जिसको कल्याण सोना कहा गया है। अगले प्रश्न को देखते हैं। क्लोरेला निम्न में से क्या है। क्लोरेला जो है ना, उसको शैवाल कहा जाता है, तो इसका आंसर हो गया बी, शैवाल का नाम ही क्लोरेला होता है। तो करेक्ट आंसर इसका बी है। इन सभी का अपने नोटबुक में 1 by 1 करके नोट्स बना ले और सहूलियत होगी आपको और आगे पढ़ने में भी मज़ा आएगा, क्योंकि एक एक दिन करके यदि आप धीरे धीरे पढ़ना आरंभ करेंगे तो निश्चित रूप से सफलता आपको मिलेगी। और इस तरह से हम लोग देखें क्या क्लोरेला को शैवाल कहा जाता है और ये ना केवल क्लास 12 पास करने में, अच्छा नंबर लाने में आपको मदद करेगा, बल्कि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी इससे सहूलियत प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि बायोलॉजिकल साइंस से जो है किसी भी कंपटीशन में इसका 30% क्वेश्चन आता है, चाहे वो जनरल कंपटीशन हो गया, बीपीएससी हो गया, रेलवे हो गया या बैंक, एसएससी, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसमें बायोलॉजिकल साइंस से भी क्वेश्चन आते हैं, जिनका बेस होता है क्लास 12 स्टैंडर्ड। और वो सभी एनसीईआरटी जो हम लोग पढ़ रहे हैं यही बेस से क्वेश्चन लिया जाता है। तो शैवाल को क्या बोलेंगे, क्लोरेला शैवाल का एक प्रजाति है। अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 15, प्रोटोप्लास्ट कल्चर का फ्यूजोजेन क्या है। तो प्रोटोप्लास्ट कल्चर का फ्यूजोजेन को पीईजी कहा जाता है, इसको बोलेंगे पीईजी। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। इस तरह से अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं। 16वां प्रश्न है, क्या कर रहा है, हिस्सरडेल किसकी किस्म है। हिस्सरडेल जो है ना, भेड़ की किस्म है, यानी भेड़ की एक प्रजाति है जिसे कहा जाता है हिस्सरडेल। तो इसको याद रखेंगे, भेड़ की एक प्रजाति है, उसे हिस्सरडेल कहेंगे। मैं आपको बता दूं कि अभी हम लोग क्लास 12 के जीव विज्ञान से चैप्टर 9 के प्रश्नों को देख रहे हैं, खाद्य उत्पादन में वृद्धि की कार्यनीति। जिस तरह से प्रारंभिक जीवन सभ्यता के विकास में भोजन के उत्पादन में निरंतर लोगों के द्वारा प्रयास किया गया और जीव जंतुओं के द्वारा, शिकार द्वारा और अन्न के द्वारा जो प्रोग्रेस करते गया, उसमें कैसे उन्होंने अपने आप को डेवलप किया और आगे सभी संसाधनों का उपयोग किया। बढ़ते हैं 17 नंबर प्रश्न की तरफ। खच्चर की उत्पत्ति में किसके मध्य संकरण होता है। खच्चर की उत्पत्ति में किसके मध्य, मतलब कौन कौन से जीवों के बीच संकरण होता है।
तो नर घोड़ा तथा मादा गधा। इस तरह से खच्चर की उत्पत्ति के लिए नर घोड़ा और मादा गधा का संकरण कराया गया, जिससे एक नया नस्ल खच्चर मिला, अर्थात घोड़ा जैसा फुर्तीला और गधा जैसा भार ढोने वाला, काम करने वाला, दोनों का क्रॉस कराया गया, जिससे नई प्रजाति बनी, जिसमें दोनों का गुण आया और इसका उपयोग किया जाता है। जिसमें घोड़े जैसा फुर्तीला उसमें पाया जाता है गुण, और गधा की तरह वह भार भी ढोता है। तो यह संकरण नस्ल हो गया, जिसे हम खच्चर कहते हैं। तो इसका बी आंसर हो गया। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 18 देखते हैं। वीर्य का किसमें हिमीकृत किया जाता है? वीर्य जितने हो गए, जैसे आर्टिफिशियल जहाँ पे स्टोर किया जाता है, यानी स्पर्म का जहाँ पे बैंक, स्टोरेज बैंक होते हैं, तो उसको हिमीकृत कहाँ पे रखा जाता है? तो तरल नाइट्रोजन में डाल करके इसको जीवित रखा जाता है, जो आर्टिफिशियल रूप से फर्टिलाइजेशन में मदद करता है। जैसे जीव जंतु या जैसे गाय भैंस इत्यादि जितने भी जानवर होते हैं, उनके फर्टिलाइजेशन के लिए इन वीर्य का हिमीकृत जो किया जाता है वो तरल नाइट्रोजन में इसे रख करके फर्टिलाइजेशन के उपयोग में लाया जाता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर 19 है, निम्न में कौन सा एक कुक्कुट रोग है? कौन सा है जो कुक्कुट रोग है? तो इसको बोलते हैं हैजा। हैजा को कुक्कुट रोग की श्रेणी में रखा जाता है। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 20। 20वां प्रश्न क्या करें? निम्न में से कैटफिश है। कैटफिश किसको बोलते हैं? बेलेगा अटटू। बेलेगा अटटू जो होते हैं इसको कैटफिश कहा जाता है। तो कैटफिश हो गया, बेलेगा अटटू, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सूक्ष्म प्रजनन में कराया जाता है, सूक्ष्म जो माइक्रो रिप्रोडक्शन होता है ना, सूक्ष्म प्रजनन, उसमें क्या कहा जाता है? कौन कौन से मेथड से होते हैं? तो ए मतलब अलैंगिक प्रजनन में होता है, और बी समान अनुवंशिक गुणों वाले पौधों में भी सूक्ष्म प्रजनन कराया जाता है। तो इसका राइट आंसर ए और बी दोनों होगा, इसलिए इसका ए और बी आंसर हो जाएगा। अर्थात सूक्ष्म प्रजनन अलैंगिक प्रजनन की विधि है और अनुवंशिक गुणों वाले पौधों में कराया जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 22 को देखते हैं। भारतीय नस्ल की किस नस्ल के संकरण से जर्सी गाय प्राप्त होती है? भारतीय नस्ल की विभिन्न सारी ऐसी नस्ल है जिससे संकरण नस्ल प्राप्त किया जाता है। तो उसमें मालपी के द्वारा संकरण कराने से जर्सी हमें मिलता है, जर्सी गाय प्राप्त होती है। तो इसमें हो गया भारतीय नस्ल जो हो गया मालपी, उसकी नस्ल के संकरण से जर्सी गाय प्राप्त होती है। तो इसका मालपी आंसर हो जाएगा। ये हमारा 22वां प्रश्न कंप्लीट हो गया। इस तरह से हम लोग 22 प्रश्न यहाँ पर देखें। खाद्य उत्पादन में वृद्धि की कार्यनीति से संबंधित। आइए आगे देखते हैं। 23वां प्रश्न है, गोल्डन सुनहरा धान में कौन सा विटामिन पाया जाता है? गोल्डन या सुनहरा धान जो हो गया, इसमें कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो विटामिन ए पाया जाता है। करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 24 है, कैलाश संवर्धन निम्न में से कौन वैज्ञानिक ने किया था? कैलाश संवर्धन कौन से वैज्ञानिक ने किया था? तो उनका नाम था गौथेरट। गौथेरट ने कैलाश संवर्धन का काम किया था। तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। 25वां प्रश्न को देखते हैं। उच्च पैदावार एवं रोग प्रतिरोगी सोनालिंका एवं कल्याण सोना किसकी किस्म है? तो ये दोनों गेहूं की किस्म है। गेहूं का एक किस्म है जिसको सोनालिंका कहा जाता है, और इसी का एक किस्म है कल्याण सोना भी कहा जाता है। ये दोनों वेराइटीज़ गेहूं का है, जो नया संकर नस्ल का वेराइटी है, कल्याण सोना एवं सोनालिंका। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 26 देखते हैं। 26 नंबर प्रश्न क्या करा है? पीसी कल्चर मत्स्य पालन संबंधित है। पीसी कल्चर को मत्स्य पालन कहते हैं, और पीसी कल्चर जो संबंधित जलीय जंतुओं से, मछली या जलीय जंतुओं के पालन से संबंधित है। तो मछली पालन कहाँ जाएगा? पीसी कल्चर में जाएगा। इस तरह से जलीय जंतुओं के पालन की प्रक्रिया को पीसी कल्चर कहते हैं। 27वां प्रश्न का है, ताईचुंग इनमें से किसकी किस्म है? ताईचुंग जो है ना, धान की किस्म को कहा जाता है। तो ये आपका हो गया 27 नंबर प्रश्न की ताईचुंग किसके किस्म है? तो वह धान की किस्म को कहा जाता है। और यहाँ पर हम लोगों ने खाद्य उत्पादन में वृद्धि की कार्यनीति चैप्टर 9 के सब महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग देखें, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को। उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा और पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अगले वीडियो फिर हम मिलेंगे, तब तक हमें इजाज़त दीजिए और मन लगा कर पढ़िए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।